मदन सिंह जी। जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है सर। सभी महामानवों को त्रिवार वंदन करते हुए, विपणी संघ को वंदन करते हुए, उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं आदरणीय जनों को जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए मैं आज के विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूं और इसमें जो भी कुछ कमियां रहेंगी उनको समीक्षा में बंते जी दोनों पूरी करेंगे। मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। एक युवा के रूप में बाबा साहब के सामाजिक कार्य, तो हम जब युवा की परिभाषा करते हैं 13 से 35 वर्ष की आयु के व्यक्ति को युवा के रूप में माना जाता है। 1904 से लेकर 1927 के बीच तक ये 13 से और 35 वर्ष की आयु बाबा साहब की होती है। इनको मैंने कुछ बिंदुओं में लिखा है जो आगे चलकर युवाओं के लिए अच्छी प्रेरणा के रूप में साबित हों। ऐसा ही बाबा साहब का जीवन संघर्ष है। मैं प्रारंभ करता हूँ। 1904 को मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में बाबा साहब का दाखिला होता है 13 वर्ष 18 माह की आयु में। अप्रैल 1906 में माननीय भिखू बालांगर कर की पुत्री रमाबाई के साथ बाबा साहब का परिणय होता है 15 वर्ष के लगभग आयु में। 1907 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की, 750 में से 392 अंक प्राप्त किए। जनवरी 1908 माननीय SK बाले की अध्यक्षता में गुरुजी KA दादा केलुस्कर द्वारा लिखित गौतम बुद्ध की जीवनी पुस्तक भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। दिसंबर 1912 में पुत्र यशवंत का जन्म हुआ, शादी के 6 वर्ष के बाद। जनवरी 1913 में मुंबई विश्वविद्यालय से फारसी और अंग्रेजी में BA की परीक्षा उत्तीर्ण की। अंक 1000 में से 499 बाबा साहब ने प्राप्त किए। 2 फरवरी 1913 को पिता श्री रामजी मालोजी सूबेदार जी का निधन हो गया। जुलाई 1913 गायकवाड़ जी ने छात्रवृत्ति देकर कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क राजनीतिक विज्ञान पढ़ने के लिए भेजा गया। मई 1915 एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी MA हेतु थीसिस कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत की। 1917 कोलंबिया विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की। 1917 में ही बड़ौदा राज्य द्वारा दी गई छात्रवृत्ति की अवधि खत्म होने के कारण MSc की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत वापस आना हुआ। जुलाई 1917 बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ जी ने सैन्य सचिव के पद पर नियुक्त किए तथा आगे चलकर वित्त मंत्री के पद पर आसीन होना था, लेकिन अनुसूचित जाति के होने के कारण से इन्हें है पद छोड़ना पड़ा। 11 नवंबर 1917 में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का बैरिस्टर के अध्ययन हेतु ग्रेज इन लंदन में प्रवेश हुआ। 1918 नागपुर में शोषित वर्गों के सम्मेलन में भाग लिया। 1918 में ही मुंबई के सिद्धेनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर नियुक्त किए गए। 27 जनवरी 1920 साउथ बरो कमेटी के समक्ष बाबा साहब की महत्वपूर्ण साक्षी के रूप में रखा गया। 31 जनवरी 1920 साप्ताहिक मराठी पत्रिका मूक नायक का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिसके संपादक नंदराम बाटकर थे। 21 मार्च 1920 कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति सावजी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित उपेक्षित वर्गों के सम्मेलन में भाग लिया। मार्च 1920 लंदन में पढ़ाई फिर से आरंभ करने के लिए प्रोफेसर के पद से त्यागपत्र देकर चले गए।
मई 1920 नागपुर में इन्होंने अविस्मरणीय भाषण दिया तथा कर्मवीर शिंदे एवं उपेक्षित वर्गों के मिशन की आलोचना की। सितंबर 1920 लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से गए, पुनः दाखिला लिया। वकालत की पढ़ाई के लिए ग्रेज संस्थान में प्रवेश किया। 11 जनवरी 1921 लंदन यूनिवर्सिटी द्वारा इनका लेख प्रोविंशियल डिस्ट्राइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया स्वीकृत किया गया था। इकोनॉमिक्स में एमएससी की डिग्री प्राप्त की। 14 फरवरी 1922 अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद स्थापित। मार्च 1922 जर्मनी में बॉन यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। मार्च 1923 इनके लेख द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन को डीएससी की उपाधि के लिए लंदन यूनिवर्सिटी द्वारा स्वीकृत किया गया। इसे बाद में पीएस किंग एंड कंपनी ने मई 1947 में हिस्ट्री और इंडियन करेंसी एंड बैंकिंग के नाम से प्रकाशित किया। अप्रैल 1923 में वकील बने। 1923 में ही भारत वापस लौटे। इसमें थोड़ा एक पॉइंट में कमी है, उसको बंटी जी बाद में सुधारेंगे। जनवरी 1924 मुंबई में हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। इस पर डाउट है, बंटी जी पूरा करेंगे। 20 जुलाई 1924 उपेक्षित वर्गों के स्तर को उठाने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था शिक्षित बनो, संगठित रहो तथा संघर्ष करो और स्वयं पर विश्वास रखो, जिसे समाज ने अच्छे से नहीं समझा और ना ही अपनाया। 23 अक्टूबर 1925 साइमन कमीशन के सम्मुख साक्षी और ज्ञापन पत्र पेश किया। 1925 इनकी पुस्तक द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया डिटर्जेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन इंडिया प्रकाशित हुआ। अछूत विद्यार्थियों के लिए इन्होंने वाराणसी में छात्रावास खोला। 19 जुलाई 1926 बाबा साहब के सबसे छोटे पुत्र राज रतन का निधन हुआ। मुंबई विधान परिषद के सदस्य भी इसी समय चुने गए। 18 फरवरी 1927 डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मुंबई विधानसभा में शपथ ग्रहण। 24 फरवरी 1927 मुंबई विधान परिषद में बाबा साहब का पहला बजट भाषण। 20 मार्च 1927 कोलाबा जिले में महाड़ गांव में चबदार तालाब का पानी अछूतों के लिए सत्याग्रह शुरू किया गया तथा मनुस्मृति भी इसी समय जलाई गई। अब मैंने संक्षिप्त में रख दिया। कुछ पॉइंट्स हैं जो संघर्ष को दर्शाते हैं, उनके बारे में बात रख रहा हूँ। 4 अगस्त 1913 कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर उपाधि के लिए उन्होंने मुख्य विषय के रूप में अर्थशास्त्र लिया तथा समाजशास्त्र, इतिहास, निर्वंश शास्त्र और राजनीति शास्त्र का अध्ययन अन्य विषयों के अंतर्गत किया, जहां जॉन ड्यूई, जेम्स शार्टवेल, एडविन सेलिंगमैन, जेम्स हाईवे रॉबिन्सन, फ्रैंकलिन, अलेक्जेंडर, गोल्डन बेजर जैसे विद्वान प्राध्यापकों से भीमराव का परिचय हुआ। वे प्रतिदिन 18 घंटे पढ़ते थे। इससे भीमराव की नज़र कमज़ोर हो गई और उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। व्यक्ति स्वतंत्रता की विचारधारा से भीमराव और खुली मानसिकता का उनके मन में प्रवेश हो चुका था। वे जॉन ड्यूई से इतने प्रभावित हो चुके थे कि उनके अध्ययन शैली का स्वयं प्राध्यापक बनने के बाद अनुकरण भी किया करते थे। जाति भेद का उच्छेद नामक पुस्तक में बाबा साहब ने लिखा है, जॉन ड्यूई मेरे प्राध्यापक थे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। जनतंत्र शासन पांडुलिपि बाबा साहब उनके पास ही ले आए थे उनसे मांगकर। इसको बाद में उन्होंने थिंकिंग स्किल के नाम से भारत में विद्यार्थियों को पढ़ाया। मई 1916 में बाबा साहब ने डॉक्टर गोल्डन बेजर द्वारा आयोजित संगोष्ठी में कास्ट इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसियम एंड डेवलपमेंट, भारत में जाति, उसकी यांत्रिकी, उत्पत्ति
और विकास विषय पर शोध पत्र का वाचन किया था। इस शोध पत्र में बाबा साहब ने बताया कि अपनी ही जाति में विवाह करना जाति संस्था का प्राण है। जाति संस्था बहुवचन में ही संभव है, एक वचन में है असंभव है। मनु के पहले भी जातियां थीं। उस समय के प्रचलित नियमों को मनु ने संहिता का रूप दे दिया। डॉक्टर अंबेडकर के परिश्रम और लगन से अर्जित उपाधियों की उपलब्धि के लिए विश्वविद्यालय के कला विभाग के प्राध्यापकों और विद्यार्थियों की ओर से उनका सम्मान भी किया गया। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन पूर्ण करने के बाद सन 1916 में बाबा साहब ने न्यूयॉर्क छोड़ दिया तथा अक्टूबर 1916 में लंदन स्थित ग्रेड इन संस्था में बार एटला करने के लिए प्रवेश प्राप्त कर लिया। साथ ही उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ही प्रवेश ले लिया। बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें वापस बुलाने का आदेश प्रसारित कर दिया, जिससे बाबा साहब को बहुत दुख हुआ। लंदन विश्वविद्यालय से 4 वर्ष की अवधि में वृद्धि की अनुमति लेकर वे भारत आने की तैयारी में जुट गए। उन्होंने अपना सामान एक स्टीमर पर लदवाया, जिसमें मुख्यतः उनकी अमूल्य किताबें थीं। दूसरे एक स्टीमर में वे स्वयं यात्रा कर रहे थे। वे प्रथम विश्व युद्ध के दिन थे। जर्मन वायु सेना द्वारा बम वर्षा एवं पनडुब्बियों द्वारा तारपीड़ों के प्रयोग हो रहे थे। समुद्र की यात्रा करना मानो मौत को आमंत्रित करना था। जर्मन पनडुब्बियों ने स्टीमरों पर हमला कर डुबो दिया था। उनमें वह स्टीमर भी था जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें थीं। इसका समाचार भारत पहुंचा तो डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों में मातम सा छा गया। उन्होंने समझा कि उनके जननायक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसी स्टीमर पर सवार थे, किंतु संयोगवश केसर ए हिंद जहाज सकुशल बम्बई पहुंच गया। इसी में बाबा साहब यात्रा कर रहे थे। मुंबई पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत किया गया। वह दिन था 21 अगस्त 1917। भारत में राजनीतिक हलचल भी उसी समय शुरू हो चुकी थी। लॉर्ड मॉन्टेग्यू, जो कि भारत मंत्री थे, राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए भारत आए हुए थे। वे चाहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य की एक इकाई के रूप में भारत में किसी महत्वपूर्ण शासन प्रणाली की स्थापना कर यहाँ स्वायत्त शासन संस्था का धीरे धीरे विकास कर प्रशासन में भारतीय को क्रमशः ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाएं। मॉन्टेग्यू को अस्पृश्य समाज की विभिन्न संस्थाओं ने अपनी अपनी मांगें प्रस्तुत कर निवेदन पत्र दिए गए थे। बाबा साहब के भारत लौट आने पर उनका सत्कार करने के लिए संभाजी बागमारे और उनके अन्य साथी मित्रों की इच्छा थी, किंतु डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका विरोध करते हुए कहा, मैंने अभी कोई खास कार्य नहीं किया है, फिर मेरा है सत्कार किस लिए किया जा रहा है। अगला बिंदु है, बाबा साहब 1917 में बड़ौदा पहुंच गए। उनके पास धन का अभाव था। इसी समय थॉमस बुक कंपनी ने बाबा साहब को सामान समुद्र में डूब जाने के हर्जाने के रूप में कुछ राशि दी। मुसीबत में ऐसा धन लाभ देख बाबा साहब थोड़े प्रसन्न हुए और अपनी जीवन संगनी माँ रामाई को घर खर्च चलाने के लिए कुछ राशि सौंपकर स्वयं बड़ौदा चले गए। उन्हें बड़ौदा स्टेशन पर कोई भी व्यक्ति बड़ौदा स्टेट से अगवानी करने नहीं आया। अपने भाई के साथ शहर के विभिन्न होटलों में गए। सभी लोग डॉक्टर अंबेडकर की जाति पूछते ही अस्पृश्य होने के नाते दरवाजे बंद कर लेते थे। अंततः एक पारसी के होटल में वे ठहरे। वहाँ उन्होंने अपनी जाति नहीं बताई, किंतु जैसे ही कुछ दिनों के बाद बाबा साहब की जाति का लोगों को पता चला तो पहले पारसी फिर स्वर्ण हिंदू बाबा साहब को लठ से मारने चले आए और होटल से सामान सहित बाबा साहब को निकाल दिया। यहाँ बाबा साहब एक दूसरे नाम से रुके थे। उनका नाम था सौराब जी और एडल जी सौराब जी के नाम से बाबा साहब रुके हुए थे। बड़ौदा नरेश महाराजा की इच्छा थी कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान को स्टेट का अर्थ मंत्री बनाया जाए।
उन्हें कुछ दिन तक प्रशासनिक अनुभव प्राप्त करने के लिए सैन्य सचिव बनाया भी गया। कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी सेवक भी बाबा साहब को एक गिलास पानी देने में अपनी तौहीन समझता था। उनकी टेबल पर फाइलें दूर से फेंकी जाती थीं। जब अपनी कुर्सी से उठकर जाते थे तो गली में पड़े गलीचे भी उठा लिए जाते थे। उच्च पदासीन एक्सप्रेस अधिकारी के पीछे वहाँ के स्वर्ण कर्मचारी हाथ धोकर पड़े हुए थे। बाबा साहब अपमान का घूंट पीकर पुस्तकालय में बैठकर अधिकतर अपना समय बिताया करते थे और अपमानित होकर उनको बहुत अच्छा नहीं लगता था। वह स्टेट का कार्य कर रहे थे लेकिन उनका मन नहीं लग रहा था। कोई भी समुदाय एक्सप्रेस को एक कमरा तक नहीं देता था। उन्होंने महाराज को यह समस्या लिखित रूप में बताई। महाराज ने मंत्री को आदेश दे दिया कि डॉक्टर अंबेडकर की समस्या हल की जाए, मगर मंत्री ने भी जाति व्यवस्था के आगे घुटने टेक दिए। एक दिन डॉक्टर अंबेडकर भूखे प्यासे भटकते एक पेड़ के नीचे छांव में बैठकर रोने लगे। उन्होंने विचार किया कि है हिंदू समाज एक उच्च विद्या विभूषित व्यक्ति को भी अनपढ़ गंवार स्वर्ण हिंदू से भी बदतर समझता है। यहाँ पर तो केवल जन्म से श्रेष्ठता है, ना कि कर्म से। हमें इसका विरोध करना ही पड़ेगा। गुरु कैलूसकर उनको पेइंग गेस्ट के रूप में अपने घर रखना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी द्वारा लिखा पत्र बाबा साहब के हाथ में थमा दिया कि हमें आपका हमारे घर में साथ रहना स्वीकार नहीं है। अंतिम आशा भी बाबा साहब की टूट सी गई। इसी बीच 1917 में उनकी सौतेली माँ एवं भाई आनंदराव का भी देहांत हो गया। घर पर दुखों का पहाड़ सा टूट गया। भयानक वज्रपात सा बाबा साहब ने महसूस किया। वापस मुंबई आकर परिवार का बोझ और भाई आनंदराव के परिवार का बोझ बाबा साहब के ऊपर आश्रित हो गया था। कॉलेज में अर्थशास्त्र बैंकिंग अध्ययन से उन्हें 1500 रुपये प्रति माह गुजारा मिलता था। इन्हीं दिनों में स्वर्ण समाज ने एक्सप्रेस के 2 अधिवेशन आयोजित किए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इन दोनों में नहीं गए। उनका ग्रंथ कास्ट इन इंडिया पुनः प्रकाशित हो गया। इस ग्रंथ में कुछ परिच्छेद द अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी के संपादक में अपनी मासिक पत्रिका वंडर्स बेस्ट लिटरेचर ऑफ मंथ में उद्धृत किए गए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने बर्ट्रैंड रसेल की रचना रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी की समीक्षा लिखकर इंडिया इकोनॉमिक सोसाइटी की पत्रिका में प्रकाशनार्थ भेजी थी। इन्हीं दिनों उनका निबंध स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज का भी प्रकाशन हो चुका था। इससे बाबा साहब ने खेती का एकत्रीकरण करने से पूर्व औद्योगिकीकरण की आवश्यकता प्रतिपादित की थी। अगला बिंदु है मूकनायक पाक्षिक 31 जनवरी 1920 को प्रारंभ हुआ है। दलित आंदोलन का मुख्य पत्र था। मूकनायक के प्रथम अंक में संपादकीय लेख बाबा साहब लिखते हैं कि भारत विषमता का मायका पियर है। हिंदू समाज एक मीनार है, जहाँ एक जाति उस मीनार की एक मंजिल है। एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। जो व्यक्ति जिस मार्ग में पैदा होता है वह उसी मंजिल पर ही मर जाता है। निचली मंजिल में रहने वाला चाहे कितना ही विद्वान क्यों न हो, वह ऊपरी मंजिल पर नहीं जा सकता। ऊपरी मंजिल का व्यक्ति चाहे कितना ही नालायक हो, उसे नीचे नहीं धकेला जा सकता। एक अभिलेख में बाबा साहब ने लिखा कि यदि भारतवासियों को ब्रिटिश शासन से मुक्त होना है तो उन्हें राजनीतिक स्वराज के पूर्व अस्पृश्यों को सामाजिक दासता से मुक्त करना होगा। ये मुख्य बिंदु उन्होंने उस बाबा साहब ने उस समय लिखा था। 20 मार्च 1920 को कोल्हापुर रियासत के मनगांव में डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में अस्पृश्य वर्ग का एक अधिवेशन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन को संबोधित करते हुए कोल्हापुर स्टेट के छत्रपति साहू महाराज ने कहा, अब आप लोगों को डॉक्टर अंबेडकर के रूप में
एक उद्धारकर्ता मिल गया है, वे तुम्हारी बेड़ियों को तोड़कर रहेंगे। ऐसा मेरा अंतर्मन कहता है कि पूरे भारत के नेता बनेंगे। इस अधिवेशन में बाबा साहब ने खास भाषण दिया कि अछूतों को हर हाल में शिक्षा देनी चाहिए, मृत मांस नहीं खाना चाहिए, उपवास व्रत आदि नहीं रखने चाहिए, देव सेवा के लिए लड़कियों को मंदिर में नहीं छोड़ना चाहिए, इन कुरीतियों को दूर करने में लाचार नहीं बनना चाहिए। बड़ौदा रियासत के कुछ लोग उसी समय बाबा साहब के कर्ज न चुकाने के कारण उन पर मुकदमा चलाना चाहते थे। ये बात जब महाराजा तक पहुंची तो महाराजा उनके दिए गए वक्तव्य और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रखे गए भारत की तरफ से पक्ष से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने बाबा साहब को इस कर्ज से मुक्त कर दिया। बहुत से लोग बाद में बाबा साहब पर आरोप लगाते हैं कि कर्ज लेकर इन्होंने बड़ौदा स्टेट का कर्ज नहीं चुकाया, जबकि महाराजा ने उनको उस कर्ज से मुक्त कर दिया था। बाबा साहब पर किसी का कोई कर्ज नहीं था क्योंकि वह बहुत ही नैतिकतावादी थे। लंदन जाकर 8 वर्ष के कोर्स को 2 वर्ष 3 माह में पूरा कर लिया। 21 घंटे लगातार अध्ययन के आधार पर 1 प्लेट नाश्ता पर पूरा दिन रात निकाल लेते थे। उन्होंने मितव्ययिता का उदाहरण पेश किया। तो टाइम, ट्रेजरी, टैलेंट, यहीं से एक कॉन्सेप्ट आया होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब ने यहाँ पर टाइम का भी मैनेज किया और ट्रेजरी का भी मैनेज किया और अपना टैलेंट भी दिखा दिया कि 8 वर्ष के कोर्स को 2 वर्ष 3 माह में भी पूरा कर लिया। 1922 में जर्मनी जाकर बॉन विश्वविद्यालय भी वहाँ उच्च शिक्षा बाबा साहब ने 3 माह में संस्कृत का अध्ययन भी किया। प्रोफेसर एडविन कॉनर ने उन्हें वापस बुला लिया। उनके शोध प्रबंध पर कुछ आपत्तियां थीं। कुछ अंग्रेज प्राध्यापकों का मत था कि उन्होंने सलाह भी दी कि डॉक्टर अंबेडकर अपनी नुकीली और तीखी शैली में सुधार करें। दिए गए अन्य सुझावों के आधार को सुधार करने के लिए 14 अप्रैल 1923 को लंदन से भारत वापस आए और 3-4 माह बाद शोध में सुधार कर वापस कर दिया। दिसंबर 1923 में शोध पत्र DSc उपाधि योग्य घोषित कर दिया गया। शोध पत्र में भारतीय रुपये और ब्रिटिश पाउंड के संबंध में विश्लेषण किया गया था तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने वाले अवमूल्यन की प्रखर आलोचना की थी। इसमें एक मुझे खास बात का पता है, बाबा साहब ने अंग्रेज़ों से कहा कि जिस प्रकार नीली नीली आँखों वाले अंग्रेज भारत के इस अर्थव्यवस्था को तोड़कर रखना चाहते हैं, उसी प्रकार भारत के गोरे काले अंग्रेज ब्राह्मणवाद अस्पृश्य समाज को शिक्षा, राजनीति और बराबर समानता में आने के लिए कमर तोड़कर रखी है। मुझे उसी प्रकार अछूतों के उनके जो कार्य चलाए जा रहे हैं उन पर विश्वास नहीं है। अब डॉक्टर अंबेडकर उच्च विद्या विभूषित हो चुके थे। उन्होंने MA, PhD, DSc, बार ला की उपाधि प्राप्त कर समकालीन अद्वितीय विद्वान के रूप में सिद्ध हो चुके थे। तो ये कुछ खास पॉइंट थे, उनमें आगे के और 2-3 पॉइंट मैंने रख रखे हैं क्योंकि मैं चाह रहा था कि मेरा समय 2 दिन बाद मुझे